हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुवर्ल्ड में। आज हम शुरू करेंगे 8वीं कक्षा भूगोल का चौथा चैप्टर कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। जो आप अपने आसपास खेती देखते हैं वो सब क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। चाहे वो चावल की हो, गेहूं की हो, बाजरा की हो, सरसों की हो, चना की हो, चाय की हो, कॉफ़ी की हो, काजू की हो, किसी भी प्रकार की हो, सब क्या कहलाती हैं? फसलें, खेती कहलाती हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर हमने 8वीं कक्षा का जो लगभग जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास का और अपना सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ सकते हैं। हमने लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे चैनल पर डाल दिया है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए यहाँ पर बताया गया कि गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। यानी कि ये चार बच्चे हैं, ये कहीं पर जा रहे थे, गांव से गुजरे तो उन्होंने देखा कि किसान खेत में जुताई कर रहा है। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है। यानी कि जो किसान है क्या बो रहा था? गेहूं बो रहा था। अगर आप किसी भी गांव से हैं या फिर छोटे शहर से हैं तो आप सभी को पता होगा कि गेहूं की बुआई होती है, किस प्रकार होती है। और अगर आप किसान के बच्चे हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने अभी खाद डाला है। और खाद भी हम डालते हैं, कोई भी फसल हम बोते हैं उसमें हम खाद डालते हैं। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी कि गेहूं से क्या बनाएंगे? आटा। आटे से हम डबल रोटी या फिर बिस्किट बना लेते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण के तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी कि तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं वो होती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, उत्पादन और निष्कर्षण से। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं उन्होंने, कृषि, और जो हम मछली पालन करते हैं या फिर हम कोई पशु पालन करते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ मछली नहीं, कोई भी प्रकार का पशुपालन है सब, जैसे मधुमक्खी पालन हो, वो भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब आता है द्वितीयक क्रियाएं। इन संसाधनों के प्रसंस्करण में से संबंधित है। यानी कि जो ये संसाधन है इनको एक चीज से दूसरी चीज में बदलने को क्या कहते हैं? वो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम गेहूं से आटा बनाना क्या है? द्वितीयक क्रिया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस्पात, विनिर्माण उद्योग, डबल रोटी और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के अच्छे उदाहरण हैं। और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती हैं। जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि क्या है? तृतीयक क्रियाएं हैं। यानी कि आप जो टीवी पर ऐड देखते हैं, मान लीजिए शक्ति भोग आटा, कोई भी आटे की ऐड आती है आपके पास, जैसे ही आप उसकी ऐड देखते हैं तो वो ऐड किस चीज़ की है? वो ऐड है जो एक तृतीयक क्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कृषि। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को और पशुधन को इसमें शामिल किया जाता है। विश्व के 50% से अधिक लोग कृषि क्रियाओं से या प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी कि 2/3 हिस्सा है जो जनसंख्या का, वो किस पर निर्भर है? हमारा कृषि पर निर्भर है। और भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। यानी कि जलवायु, मिट्टी और वनस्पति, वहाँ की सब चीज़ें क्या हैं? और स्थलाकृति कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप पहाड़ों पर कृषि करते हैं, किसी खड़ी चट्टान पर कृषि नहीं कर सकते, इसलिए स्थलाकृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो देखिए ये नीचे मैप दिया गया है। जितने मैप में हरा भाग है ये क्या है? ये कृषि प्रदेश हैं। क्या है ये कृषि प्रदेश हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कृषि प्रदेश कौन से हैं। तो ये देखिए जितने भी हरा भाग है ये पूरा कृषि प्रदेश है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा भारत देश है। और आप देख सकते हैं कि लगभग पूरा भारत जो है कृषि करने योग्य भूमि है पूरे भारत में। तो देखिए मान लीजिए हम उत्तरी
दक्षिणी अमेरिका में देखें तो देखिए ये थोड़े थोड़े डॉट है, कहीं कहीं पर सिर्फ यहाँ पर कृषि होती है, लेकिन जो भारत है पूरे भारत में कृषि होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए सिर्फ इतने हिस्से में ही कृषि होती है। तो इस प्रकार ये कनाडा का एरिया है, इसमें भी थोड़ी ज़्यादा कृषि होती है, लेकिन भारत जो है पूरा ऐसा देश है जहाँ पर कृषि होती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया कि कौन सी खेती को क्या नाम दिया जाता है। देखिए कल्चर मीन्स होता है कोई भी काम करना। तो देखिए एग्री प्लस कल्चर को हम जोड़ दें तो हम क्या है कि कोई भी फसलों की बुआई क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। फिर अगर सेरी प्लस कल्चर को जोड़ दें तो क्या होगा, रेशम कीटों को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। फिर अगर पीसी कल्चर को हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है, मछली पालन से संबंधित है। मछली को पाला जाता है तो क्या कहलाता है, वो पीसी कल्चर कहलाता है। अगर वीटी कल्चर को जोड़ दे तो ये अंगूरों की खेती जो होती है वो वीटी कल्चर कहलाती है। फिर अगर हॉर्टिकल्चर को हम जोड़ दें तो क्या कहलाती है, ये फूलों और सब्जियों से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कृषि तंत्र की। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, बीजों का, उर्वरक का, मशीनरी का, और जो आदमी खुद मेहनत करता है शारीरिक मेहनत, वो भी एक प्रकार से इसी के कृषि तंत्र में के महत्वपूर्ण अंग हैं। जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई, कटाई सब कुछ क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम पहले खेत की जुताई करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं यानी कि कोई भी फसल बोते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर निराई यानी कि उसको देखते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं, और फिर पकने के बाद उसकी कटाई करते हैं। तो ये सब क्रियाएं कृषि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट, कुक्कुट क्या होता है आपके, यानी कि कुक्कुट आपका मुर्गा पालन से संबंधित है। ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। विश्व के कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी कि विश्व में विभिन्न प्रकार से कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यानी कि कृषि को कितने भागों में बांटा हमने, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि कौन सी होती है और वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि एक प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिसमें आदमी उस फसल को बेचने की बजाय सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए बोता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्वाह कृषि के भी दो भाग हैं। अब गहन निर्वाह कृषि कौन सी होती है, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। यानी कि इसमें क्या करता है कि किसान के पास सीमित और साधारण औजार होते हैं और इसमें मेहनत अधिक लगती है, और उसमें किसान क्या है, खेती करता है। चावल मुख्य फसल होती है, यानी कि गहन निर्वाह कृषि में कौन सी फसल मुख्य है, चावल फसल जो मुख्य है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित हैं। यानी कि एरिया बताए गए कहाँ कहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। वन आदिम निर्वाह कृषि, इसमें क्या है, स्थानांतरित और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। तो इसमें स्थानांतरित यानी कि स्थानांतरित कृषि कैसे होती है, मान लीजिए हमने एक जगह से जंगल काटे और वहाँ पर फसल बोते गए, अब क्या हुआ कि उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, फिर हमने उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह से जंगल काट कर वहाँ पर कृषि करने लगे, फिर वहाँ पर चलते रहे। फिर क्या है, पशुचारण क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने कई बार सड़कों पर देखो गायों के बड़े बड़े, भेड़ों के बड़े बड़े झुंड होते हैं, तो लोग उनको चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब बात आती है स्थानांतरित कृषि। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी
भारत के भागों में प्रचलित है, यानी कि स्थानांतरित कृषि इन देशों में प्रचलित है। यहाँ पर क्या होता है, ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वनस्पति बहुत जल्दी से दोबारा उग जाती है और यहाँ पर भारी वर्षा होती है। वो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरित कृषि में पहले भी कि वन को काटा, साफ किया और वहां पर फसल बोते गए और जैसे ही उस भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त होती है, भूमि की उर्वरता शक्ति की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और हम नए भूखंड पर कृषि करने लग जाते हैं और उस पर दोबारा पेड़ उग जाते हैं। तो इस कृषि को क्या कहा जाता है, इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि के दो नाम क्या क्या हैं, तो दो नाम इनके देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम चलवासी पशुचारण की। चलवासी पशुचारण क्या होता है कि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे राजस्थान जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं अपने पशुओं के साथ और पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उनमें भेड़, ऊंट, मवेशी, याक आदि पशु शामिल होते हैं। ये पशुचारक उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्या है, चलवासी पशुचारण है। तो उन दोनों के हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या सी होती है, जिस कृषि का उत्पादन व्यापार के लिए किया जाए, बेचने के लिए जिसका उत्पादन किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है और वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, यानी कि इसमें कई प्रकार की खेती आती है वाणिज्यिक कृषि में। मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक तो आप बोलते हैं कि सिर्फ आपने एक छोटे भूखंड पर चावल बो लिए और उनको अपने घर पर रख लिया, वो आपकी हुई निर्वाह कृषि। लेकिन आपने बहुत बड़े भूखंड या मान लीजिए 10 एकड़ पर चावल बोए और धान की खेती की और धानों को मंडी में ले जाकर बेच दिया, तो वो क्या कहलाई, आपकी वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अब वाणिज्यिक कृषि भी अनाज कृषि, अब इसमें क्या होता है, इसमें फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, यानी कि ऐसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है लेकिन साल में सिर्फ एक फसल उगाई जा सकती है, तो उन प्रदेशों में वाणिज्यिक अनाज कृषि बोला जाता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों को उगाने के और पशुधन को पालने के लिए भी किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यानी कि मिश्रित खेती क्या होता है, जहाँ पर एक से अधिक कृषि की जाए और कृषि को सिर्फ बेचने के लिए नहीं और कामों में भी उपयोग किया जाए, तो मिश्रित कृषि कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि रोपण कृषि। रोपण कृषि कौन सी होती है। रोपण कृषि है जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि इसमें इन फसलों को उगाया जाता है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा होता है इस प्रकार की कृषि में। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने चाय के बागान देखे होंगे और अगर आप भारत के चाय के बागान वाले क्षेत्रों से, प्रदेशों से पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपको पता होगा कि चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए कितनी लेबर की ज़रूरत होती है, कितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रकार के उत्पादन में खेतों में ही या निकट के कारखानों में किया जाता है, यानी कि उत्पाद तोड़े और निकट के कारखानों में बेच दिए जाते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, यानी कि परिवहन इसमें सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर चाय की पत्तियां तोड़ेंगे, अगर कारखाने पर नहीं पहुंचा पाए तो वो खराब हो जाएंगी, सूख जाएंगी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। इन देशों में ये पाए जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे। जो इस चैप्टर का बचा हुआ भाग हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन
मिल जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।